नमस्कार। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था अपने चैनल पे, जिसमें मैंने ये कहा था कि कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट पे एक हम चर्चा करेंगे। और उस समय तो लग रहा था कि बहुत जल्द हम अगला वीडियो डाल देंगे, बट द प्रॉब्लम वाज कि मुझे पीपीटी में कुछ उसका प्रेजेंटेशन बनाना था, जिसके आधार पे मैं स्क्रीन पे भी उसको डिस्प्ले करना चाहूँगा साथ साथ, so that it should be convenient for the viewers। तो उसमें थोड़ा सा टाइम चला गया। Anyway, let's start। जैसा कि मैंने आपको कहा था, कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट पे हम जब चर्चा करते हैं तो मैंने इसके बारे में सबसे पहले एक आपको आउटलाइन बताता हूं मैं कि मैं इसको कैसे, किस तरह से इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा। तो सबसे पहला हम एक इंट्रोडक्शन इसके बारे में जानेंगे। जब हम इंट्रोडक्शन के आगे बढ़ेंगे तो फिर इस एक्ट का बैकग्राउंड क्या रहा है, ये एक्ट क्यों लाया गया, इसकी क्या ज़रूरत कैसे पड़ी, क्यों पड़ी, हम उसकी भी चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद जो उससे रिलेटेड अदर कुछ एक्ट्स और रूल्स बने हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं आपको डिस्प्यूट्स को डिस्पोज ऑफ करने में, जो कोर्ट्स को संचालित करने में इस एक्ट को और सहायता करते हैं, तो वो अदर रिलेटेड एक्ट्स जो है हम उसकी भी चर्चा करेंगे, या जो भी रूल्स हैं उसकी भी हम चर्चा करेंगे। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि स्टैट्यूट का स्ट्रक्चर कैसा है। अब स्टैट्यूट का स्ट्रक्चर व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि कितने सेक्शंस हैं, क्या किस सेक्शन का क्या कहना है, अमेंडमेंट हुए तो कैसे अमेंडमेंट हुए हैं, किस अमेंडमेंट में क्या कहा गया है, सो दैट कि हम इस एक्ट के एवरी माइन्यूट एस्पेक्ट को टच करेंगे। तो स्टैट्यूट स्ट्रक्चर वो होगा। उसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो नेचुरल बात है कि जब हम सारा कुछ समझ लेंगे तो देयर आफ्टर विल हैव अ समरी ऑफ द एक्ट। तो उस पूरे एक्ट की एक समरी और एक समराइज्ड वे में फिर बात करेंगे कि कैसे केस फाइल होता है, क्या होता है, स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए, फिर किस तरह के केसेस में आएंगे। वैसे सारा कुछ स्टैट्यूट स्ट्रक्चर में आ ही जाएगा, बट स्टिल एक समरी वीडियो में, एक समरी लेक्चर में हम उसको भी आगे देख लेंगे। देयर आफ्टर अगर स्पेशल कुछ इतने सारे डिस्कशंस के बाद अगर कुछ समझ में आता है तो वो हम देख लेंगे कि इसके आगे हम क्या कर सकते हैं, क्या मतलब ऐसा कुछ रिमार्क्स जो स्पेशल बात कही जा सकती है। सारे समरी को आगे बढ़ाते हुए ही समरी का भी समरी आप कह सकते हैं। दैट विल बी द लास्ट पोर्शन। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। देखिए, जब इंट्रोडक्शन की बात होती है तो अभी कुछ दिन पहले आपने बहुत सारी बातें प्राइम मिनिस्टर के, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के मुंह से सुना होगा। अलग अलग लोग जो गवर्नमेंट में बैठे हैं वो बात करते हैं, मीडिया चैनल्स में आते रहते हैं। तो सबसे पहला जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो टर्म हमारे नज़र में आता है, जो हम लोगों ने अभी सुना है, वो क्या है कि 5 ट्रिलियन US डॉलर इकोनॉमी हमारा बनने जा रहा है। We are expecting to do that. We are hoping that we'll have a 5 trillion US dollar economy. अब इतना बड़ा इकोनॉमी बनाने के लिए जाहिर सी बात है कि बहुत सारे काम करने होंगे। क्या? तो मेक इन इंडिया प्रोग्राम आपने देखा होगा, हमारे प्रधानमंत्री जी ने मेक इन इंडिया प्रोग्राम, उसके बाद स्किल इंडिया प्रोग्राम, उसी तरह से फिर आत्मनिर्भर भारत, ये सारा टर्म मैं बता रहा हूँ, ये सब आपने जरूर निश्चित रूप से मीडिया में सुना होगा। अब ये मेक इन इंडिया प्रोग्राम हो, स्किल इंडिया प्रोग्राम हो, स्टैंड अप इंडिया प्रोग्राम हो, आत्मनिर्भर भारत हो, कुछ भी हो, तो बिजनेस तो होना ही होगा ना। बिना बिजनेस के ये सब चीज पॉसिबल नहीं है। और जब बिजनेस होगा तो बिजनेस को चलाने के लिए एक कंपैटिबल सिचुएशन जरूरी है। इन सच ए सिचुएशन वेयर बिजनेसमैन कैन फील दैट ही कैन डू एनीथिंग वेरी इजीली। तो उसी को हम बोलते हैं, वो प्रोसेस जिसमें कि आसानी से बिजनेस को स्टार्ट करके उसको चलाया जा सके, उसको बोलते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ये वर्ड भी, ये टर्म भी आपने जरूर सुना होगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो जब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करते हैं, एक्चुअली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब क्या होता है? अब देखिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, जैसे इफेक्टिव इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सबसे पहला चीज होता है, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग लॉ। तो लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से हम जब बात करेंगे तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सबसे पहला चीज जो जरूरी है, मींस द फर्स्ट
most important aspect you can say, that will be effective enforcement of contracts. कि कोई दो पार्टी, सपोज करिए दो अलग अलग बिजनेसमैन हैं, दो अलग अलग पार्टीज हैं, दोनों के बीच में कोई ट्रांजैक्शन होता है, तो नेचुरली दैट विल बी बेस्ड ऑन सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट. अब जब कोई डिस्प्यूट होता है तो उस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स कैसे किया जाएगा, किस फोरम में वो जाएगा, आर्बिट्रेशन के जरिए जाएगा या कोर्ट में जाएगा या क्या होगा प्रोसेस, वो एक सिस्टम होता है. और दोनों का जो राइट्स एंड लायबिलिटीज है, ऑब्लिगेशंस हैं या राइट्स हैं, जो भी हैं, उसको इन्फोर्स करने के लिए मतलब इफेक्टिव इन्फोर्समेंट होना चाहिए. इफेक्टिव इन्फोर्समेंट का मतलब मेरा क्या है कि जो भी दोनों के बीच में तय हुआ था या जो भी लॉ प्रिस्क्राइब करता है, वो राइट्स मिलना चाहिए, जिस पार्टी को मिलना चाहिए. और जो लायबिलिटी मीन्स द अदर पार्टी हु इज ऑब्लिगेटेड और लायबल टू डू समथिंग, दैट पार्टी हैज टू डू विद इन स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम और वॉट एवर इट इज. तो वो चीज है इफेक्टिव एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए जरूरी है. अब उसी के हिसाब से आप देख लीजिए रिजोल्यूशन ऑफ बिजनेस डिस्प्यूट्स. वही मैंने अभी आपको बता ही दिया कि इफेक्टिव एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब ही वही होता है कि उस कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए अगर कहीं कुछ किसी पार्टी को कोई काम करना है, वो कर रहा है या नहीं कर रहा है. अगर कुछ डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है तो उस डिस्प्यूट का रिजोल्यूशन, जो बिजनेस डिस्प्यूट है उसका रिजोल्यूशन यानी कि उसको जल्द से जल्द सॉल्व कर दिया जाना चाहिए, सो दैट कि स्मूथली बिजनेस चलता रहे. किसी पार्टी का कोई पैसा बाकी है किसी दूसरे पार्टी के ऊपर, या कोई माल गुड्स सप्लाई करना था वो नहीं कर रहा है, तो इन वन वे और द अदर बिजनेस विल हैम्पर, बिजनेस विल कम टू अ स्टैंड स्टिल. दैट विल नॉट बी गुड. बिजनेस को सही से चलाने के लिए, स्मूथली चलने के लिए फिर ये सब बातें जरूरी होती हैं. अब उसी हिसाब से मान लीजिए डिस्प्यूट होता है तो रिजोल्यूशन ऑफ बिजनेस डिस्प्यूट्स के लिए कोर्ट में या किसी फोरम में तो जाएंगे, और वहां जाने के बाद अवार्ड ऑफ जस्ट कंपनसेशन, ये बहुत जरूरी होता है. मतलब अवार्ड ऑफ जस्ट कंपनसेशन का मतलब नेचुरल बात है, ट्रांजैक्शंस होते हैं तो कुछ गलतियां भी होती है, कुछ हर पार्टी हमेशा सही नहीं करता है. कुछ पार्टी, मान लीजिए कोई सम पार्टी इज देयर जिसने कोई गलत काम कर दिया अपने अपोजिट पार्टी के खिलाफ. गलत काम इन द सेंस कि जो उसका राइट बनता था उस राइट को इसने इन्फ्रिंज कर दिया, जो उसको उस हिसाब से इसने अपने ऑब्लिगेशन का फुलफिलमेंट नहीं करा. तो फिर क्या होगा, इसको लॉस, जिस पार्टी का राइट इन्फ्रिंज हुआ उसको कंपनसेट करना जरूरी होगा. अब जो भी कंपनसेशन होगा, मतलब जितना उसको डैमेज हुआ है, आप ये कह सकते हैं, अगर किसी पार्टी को कुछ नुकसान हुआ है, डैमेज हुआ है, तो उसको उसके लिए कंपनसेट करना जरूरी है. वो अदर पार्टी करेगा, समटाइम्स थर्ड पार्टी भी आ जाए, फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस कंपनी एटसेट्रा, वो बात की बात. मतलब उसको जैसे भी जहां से भी कंपनसेशन मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए, और वो कंपनसेशन सही मिलना चाहिए, जस्ट मतलब न्यायोचित मिलना चाहिए. और अगर मान लीजिए उसको कंपनसेशन मिलता है, उसका कुछ मॉनेटरी राइट्स बनता है, उसके पैसे निकलते हैं किसी के ऊपर, दूसरे पार्टी के ऊपर, तो उसका रिकवरी भी जरूरी है. मान लीजिए सिर्फ अवार्ड पास कर देने से, उसके फेवर में ऑर्डर पास कर देने से काम तो होगा नहीं ना. तो फिर उसके लिए, मतलब जिसको हम एग्जीक्यूशन प्रोसेस के सिविल सूट में नॉर्मली हम एग्जीक्यूशन में जाते हैं, तो उसके लिए रिकवरी ऑफ मॉनेटरी राइट्स, अब रिकवर होना भी जरूरी है. अब ये सब इतना बड़ा प्रक्रिया जो है, इफेक्टिव इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, या बिजनेस डिस्प्यूट होता है तो उसका रिजोल्यूशन, अगर उसमें कुछ डिस्प्यूट आ जाता है, उसको कुछ डैमेज हो जाता है, तो उसके लिए सही कंपनसेशन उसको मिले, उसको जो पैसा अवार्ड किया गया है, उसका जो कंपनसेशन मिला है, उसको रिकवर भी करके उसको दिया जाए. तो इस सब के लिए क्या है, एक फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज स्पीडी जस्टिस. क्यों? वो कहावत है ना, जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड. अगर कोई मतलब कुछ काम, कुछ न्याय समय पे नहीं होगा, तो इट मीन्स कि उसके लिए वो डिनाइड, जस्टिस डिनाइड माना जाएगा कि उसके लिए उसको न्याय मिला ही नहीं. और खास करके अगर एक लिटिल कुछ थोड़ा बहुत डिले होता है तो चलिए समझ में आता है, लेकिन आप देख रहे होंगे अपने कंट्री में
लंबे समय तक पेंडेंसी बनी रहती है केसेस की, वेदर इट इज क्रिमिनल केस और सिविल सूट और समथिंग और बिजनेस डिस्प्यूट वॉट एवर इट इज, बहुत लंबे लंबे समय मतलब डिकेड्स तक चलते रहते हैं ये केसेस। तो नॉर्मल में सिविल सूट में किसी का कुछ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो या फिर क्रिमिनल केस हो तो उससे इकोनॉमी पे उतना असर नहीं पड़ेगा, बट सो फार एज बिजनेस डिस्प्यूट्स आर कंसर्न, अगर उसमें ज्यादा समय लगता रहेगा तो एक फैक्ट्री या एक कंपनी या एक बिजनेस हाउस अगर दूसरे के खिलाफ अपना कुछ कंपनसेशन के लिए या किसी भी डिस्प्यूट के निराकरण के लिए मींस उसको रिजॉल्व करने के लिए केस फाइल करता है और उस केस को डिस्पोज ऑफ करने में जो भी उसका फैसला हो वो डिस्पोज ऑफ करने में 5 साल 10 साल 20 साल लग जाते हैं, तो हाउ कैन यू इमेजिन दैट वेरी इकोनॉमी विल प्रॉस्पर? नेवर पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए स्पीडी जस्टिस बहुत ही जरूरी है। अब स्पीडी जस्टिस कैसे मिलेगा? जल्द से जल्द न्याय, जिसको आप कहते हैं फास्ट जस्टिस, त्वरित न्याय, वो कैसे मिलेगा? वो तब मिलेगा जब आपका जस्टिस डिलीवरी सिस्टम सही होगा, जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी सही होगा, फोरम आपने सही बना रखा होगा, प्रोसीजर आपने सही बना रखा होगा। इन सब बातों को मिलके एक सिस्टम बनता है जिसको आप जस्टिस डिलीवरी सिस्टम कहते हैं। तो यू शुड हैव, मींस वी इंडियंस शुड हैव अ गुड जस्टिस डिलीवरी सिस्टम। और इसके लिए फिर हम क्या करते हैं? हम अलग अलग एक्ट्स पे पहुंचते हैं। अब देखिए, सबसे पहला चीज हमारे पास क्या है, जिसको सभी कानून का जनक कहा जा सकता है, जो फाउंटेन ऑफ ऑल द लॉज इन इंडिया, वो क्या है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हम किसी विशेष वीडियो में, विशेष लेक्चर में, स्पेशल लेक्चर में कॉन्स्टिट्यूशन पे बात करेंगे। आई एम नॉट हियर टू टॉक इन अ डिफरेंट रिगार्डिंग एनी डिफरेंट एक्ट हियर। तो मैं फिलहाल तो सबसे पहले अपने कमर्शियल कोर्स एक्ट पे चर्चा कर रहा हूं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि भगवत गीता की तरह है कानून के लिए। उसी तरह से हमारे यहां क्या है? इंडियन पेनल कोड, जिसको आईपीसी कहते हैं। जितने तमाम अपराध होते हैं उसका क्या दंड होगा, उसको कितनी सजा मिलेगी, किस अपराध का क्या डिफिनीशन है, ये तमाम मींस ऑल दीज एस्पेक्ट्स आर डिटेल्ड as mentioned in a detailed manner in Indian Penal Code। आपको फिर उसके बाद मिलता है CRPC, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। अब ये क्या है? सब्सटेंटिव लॉ होता है। जो आईपीसी है वो एक सब्सटेंटिव लॉ है कि व्हाट विल बी देयर, उसका डेफिनेशन क्या होगा, सजा कितनी होगी, ये सारी बात सब्सटेंटिव लॉ आपको आईपीसी बताता है। लेकिन वो अगर अपराध हुआ है तो उसको ट्रायल उसका कैसे होगा, कोई किसी केस का निपटारा कैसे होगा, मींस हाउ अ पर्टिकुलर केस विल बी ट्राइड और डिस्पोज्ड ऑफ। तो हाउ जहां पे तरीका वो आता है फैक्टर, वो हो जाता है प्रोसीजरल लॉ। तो जैसे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, उसी तरह से आपको सिविल साइड में आपको सीपीसी मिलता है, सिविल प्रोसीजर कोड। साक्ष्य के लिए मींस एविडेंस के लिए आपके पास एक स्पेशल एक्ट है जिसको कहते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट। अब उसी हिसाब से फिर आगे बढ़ते चलिए तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, जो बिजनेस के लिहाज से बहुत ही जरूरी है। हर बिजनेस डिस्प्यूट में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बहुत मायने रखता है, मींस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल दिस बिजनेस डिस्प्यूट्स। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। उसके बाद फिर द रिकवरी ऑफ डेट्स एंड बैंक्रप्सी एक्ट जो 1993 में बना था, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ये सारे आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी वे में डायरेक्टली इनडायरेक्टली बिजनेस से डिस्प्यूट से रिलेटेड होते ही हैं। मॉनेटरी एस्पेक्ट, इकोनॉमी को प्रभावित करने वाले ये सारे लॉज कहीं ना कहीं है, रिलेटेड होते हैं। फिर उसके बाद सरफेसी एक्ट आ गया, जिसको आप फुल फॉर्म में कहते हैं सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, जो कि 2002 में आया था। और इसके अलावा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज लॉ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज में जैसे पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है, तो ये सारे इंटेलेक्चुअल ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस है, तो ये सारे आ जाते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज में। ये भी बिजनेस को प्रभावित करता है और इकोनॉमी को कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा।
आर्बिट्रेशन एक्ट, जिसको नॉर्मली हम शॉर्ट में कहते हैं आर्बिट्रेशन, वो एक्चुअली उसका नाम है होता है आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट, जो 1996 में आया था। फिर उसका बाद में अमेंडमेंट भी हुआ था। फिर कंपनीज एक्ट 2013 अभी के हिसाब से, बाकी पहले ये कंपनीज एक्ट 1956 था, फिलहाल कंपनीज एक्ट 2013। अब इतना सारा एक्ट होने के बाद मैंने आपको जो ये लिस्ट दिखाया उसके पीछे कुछ पर्पस था मेरा। बाकी हमने बहुत सारे एक्ट्स का डिस्कशन नहीं किया है। वी हैव नॉट डिस्कस्ड सो मेनी, देयर आर सो मेनी अदर एक्ट्स व्हिच आर आल्सो देयर फॉर रनिंग द जस्टिस डिलीवरी सिस्टम, लेकिन हमने उसका जिक्र नहीं किया। हमने इंपॉर्टेंट जितने थे उन एक्ट्स का हमने यहां पे जिक्र किया है। अब एक बात है कि जब इतना सारा एक्ट था तो फिर ये जो कमर्शियल कोर्ट एक्ट अभी आया है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, इसकी क्या जरूरत पड़ गई? व्हाट वाज द नीड टू ब्रिंग दिस न्यू एक्ट? क्या सीपीसी के रहते हुए, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के रहते हुए, आर्बिट्रेशन एक्ट के रहते हुए, आईपीसी, सीआरपीसी, इतना सारा एक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन है, रिट फाइल करके आप अपना काम निकाल सकते हैं। तो ये सारा कुछ होते हुए उसके बाद भी एक नया एक्ट क्यों लाया गया? इसी का हम जिक्र करेंगे अब आगे इस बैकग्राउंड में। तो देखिए एक्चुअली क्या था, 2003 में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया था। वो स्योमोटो था, मतलब स्वतः संज्ञान लेकर उसने एक रिपोर्ट पब्लिश किया था रिसर्च के आधार पे। व्हाट वाज दैट? उस रिपोर्ट को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें यह था कि जो बिजनेस डिस्प्यूट्स होते हैं वो हमारे इंडिया में उसका जो रिजोल्यूशन है वो काफी डिलेड होता है। उनको जरूरत क्यों पड़ी थी? उन्होंने एक अपना मींस दे मेंशन्ड अ पर्टिकुलर रीजन। वो रीजन क्या था? इन 2003 समवेयर अराउंड दैट पीरियड यूके कोर्ट्स एंड यूएस कोर्ट्स इंटरफेयर करना शुरू कर दिया। बिजनेस डिस्प्यूट्स अगर एक किसी फॉरेनर के किसी इंडियन का किसी फॉरेनर के साथ अगर कोई बिजनेस रिलेशन हुआ और उसमें डिस्प्यूट अराइज हुआ तो क्या होता था कि विदाउट इवन एनी कॉज ऑफ एक्शन अकरिंग आइदर इन यूएस और द यूके, वहां पे जाके वो फॉरेनर जो होता था वो केस फाइल कर देता था। एंड यूके एंड यूएस कोर्ट्स स्टार्टेड टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ दैट। What was the point behind that? The court said कि justice delivery system in India has collapsed, completely collapsed। अब समझिए कि कोई दूसरा देश हमारे देश के जस्टिस डिलीवरी सिस्टम के बारे में कह रहा है कि हम इसलिए इस केस को अपने हाथ में ले सकते हैं जब हमारा अधिकार नहीं है। सारा कुछ बिजनेस डीलिंग जो भी हुआ वो सारा कुछ वहां इंडिया में हो रहा है और हम यूके यूएस में बैठ के भी उसका निराकरण करेंगे, विल डिस्पोज ऑफ द मैटर। हाउ? व्हाई? बिकॉज हम ये मानते हैं कि वहां का जस्टिस डिलीवरी सिस्टम फेल कर गया। वो एक अलग से लंबी कहानी है, उसमें कुछ एफिडेविट्स लगे थे, लॉ एक्सपर्ट्स वगैरह ने अपना एफिडेविट दिया था, यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम लगता है वगैरह वगैरह, हम उसमें नहीं जा रहे हैं फिलहाल। तो वो जो रिपोर्ट्स आए थे जिससे इंडिया के इमेज पे, अब आप समझिए, मींस व्हेन वी वांट आवर इकोनॉमी टू ग्रो लाइक समथिंग और ग्रो लाइक एनीथिंग, तो वहां पे हमें पैसा चाहिए। वी वांट इन्वेस्टमेंट्स, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आर आल्सो वेरी मच रिक्वायर्ड। और इसीलिए आपको याद होगा कि 1991 में एलपीजी आया था। एलपीजी मींस लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जिसको उदारीकरण के नाम से ज्यादातर लोग जानते हैं। अब वहां 1991 मींस 1991 के बाद आप इतना आगे बढ़ रहे हैं कि हमारा देश और आगे बढ़ेगा, इकोनॉमी हमारी और मजबूत होगी, और एकाएक ऐसा होता है कि कुछ फॉरेन कोर्ट्स आके कहते हैं कि नो नो नो, यू शुड नॉट गो टू, यू आर नॉट बाउंड टू गो टू इंडिया। जितने फॉरेन कोर्ट्स में इस तरह के इमेज एडवर्स इमेज बिल्डिंग हुए, उससे इंडिया को नुकसान हुआ। और जो हमारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आने को होता था, वहां के जो फॉरेनर्स थे, बिजनेसमैन, वो यहां आने से कतराने लगे। और यही सब बात देखकर लॉ कमीशन ने 188th रिपोर्ट को पब्लिश किया था 2003 में। अब उसमें इतनी सारी बात कहने के बाद उसका क्या कहना था कि प्रपोजल उसने जो दिया था कि आप एक हाईटेक फास्ट ट्रैक कमर्शियल डिवीजन ऑफ हाई कोर्ट बनाइए। मतलब हाई कोर्ट में एक कमर्शियल डिवीजन बनाइए
जो हाईटेक होना चाहिए। हाईटेक मीन्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आप उसको सारा कुछ जल्दी से जल्दी निपटा सकते हैं। जितने भी आज के इंफ्रास्ट्रक्चर, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको प्रोवाइड कीजिए और इससे क्या होगा कि फास्ट ट्रैक काम होगा। बड़े बड़े केसेस जल्द से जल्द, इसमें हाई वैल्यू केसेस के लिए कहा गया था, तो उसमें बड़े बड़े केसेस जल्द से जल्द निपटाए जाएंगे। और जैसा आप देख सकते हैं कि जस्टिस एम जगन्नाथ राव उस समय LCI के चेयरमैन थे। लॉ कमीशन के 188 रिपोर्ट के आधार पे ही एक बिल बनाया गया जिसका नाम था द कमर्शियल डिवीजन ऑफ हाई कोर्ट्स बिल 2009, और दैट बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द लोक सभा ऑन 16 दिसंबर 2009। 16 दिसंबर 2009 को उस बिल को लोकसभा में रखा गया और वो पास हुआ 18 दिसंबर को, मींस द डे आफ्टर इट वाज पास्ड। उसके बाद फिर उसको सेलेक्ट कमिटी में भेज दिया गया। सेलेक्ट कमिटी अपना कब भेजा गया? 22 दिसंबर को सेलेक्ट कमिटी में भेज दिया गया। रिपोर्ट ऑफ द सेलेक्ट कमिटी वाज पब्लिश्ड ऑन 29 जुलाई 2010। 2010 में 29 जुलाई को रिपोर्ट दे दिया सेलेक्ट कमिटी ने। लेकिन फाइनली वो बिल जो है, जो कुछ डिस्प्यूट्स हुए, अपोजिशन ने उस समय का जो अपोजिशन पार्टीज थे, उन्होंने उसमें कुछ ऑब्जेक्शंस रेज किए थे, जिसके आधार पे उस बिल को फाइनली राज्यसभा में पास नहीं कराया गया। ना ही जाहिर सी बात है, जब राज्यसभा में पास नहीं हुआ तो फिर वह कानून बना ही नहीं, प्रेसिडेंट के पास जाने का तो कोई मतलब बनता ही नहीं था, और इस तरह से फाइनली वो बिल जो है वो लिप्स कर गया। अब इससे आगे क्या हुआ, कैसे हुआ, इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। यह लंबा वीडियो ज्यादा हो चुका है, और अगर आपको इसमें कुछ भी समझ में कुछ भी ऐसा हो जो आप अपना विचार, मीन्स इफ यू वांट टू पुट योर ऑन व्यू हियर, तो अपना विचार रखने के लिए आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। यू आर वेलकम टू कमेंट देयर। और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस तरह के और वीडियो आने वाले हैं। थैंक यू, नमस्कार।